हेलो दोस्तों, नमस्कार। देहरादून स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो यहां पर दोस्तों हिंदी का ये टेस्ट है। 18 दिसंबर को आपका एग्जाम है, उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम है। इसके लिए 100 नंबर का एक मैराथन क्लास से हिंदी का टेस्ट है और एक चैलेंज है आप सभी स्टूडेंट के लिए कि यहां पर 70 प्लस सही करके बताने का। देखिए दोस्तों, ईमानदारी से आपको बताना है। ऐसे नहीं कि कोई बोल रहा है कि मेरे 99 नंबर आए, किसी के 100 नंबर आए। ऐसे नहीं, ईमानदारी से आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। कमेंट बॉक्स में वीडियो के लास्ट में आपको जरूर बताना है। तो 100 नंबर का टेस्ट है दोस्तों, पुलिस, लेखपाल, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। और उससे पहले देखिए दोस्तों, यहां पर यह क्लास है 1000 संपूर्ण उत्तराखंड प्रश्नों के साथ। दोस्तों यह मैराथन क्लास है, संपूर्ण उत्तराखंड का इतिहास है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा हिंदी के 15 महत्वपूर्ण टॉपिक की क्लास है। देखिए दोस्तों, अभी तक हम आपको 8 टॉपिक कराए थे और हमने क्लास यहां पर छोड़ दी थी। अब पुलिस का एग्जाम जैसे कि आप जानते हैं कि नजदीक है, तो एक काम कीजिएगा, कल की क्लास में मैं आपके लिए इन सभी जो 8 जो टॉपिक है उन सभी की कंबाइंड क्लास करवा दूंगा जो हमने पहले क्लास ली थी। और बाकी दोस्तों यहां पर 2-2, 3-3 टॉपिक मैराथन करके आपको ये कंप्लीट करा देंगे पुलिस के एग्जाम से पहले पहले। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों। कल की क्लास देखना मत भूलिएगा, रिवाइज करना मत भूलिएगा और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आज की अपनी क्लास के। तो सुनते जाइए, आंसर देते जाइए, मैं व्याख्या से डिस्कस करते जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, विश्व जो हिंदी दिवस है ये मनाया जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। इसलिए 70 प्लस का स्कोर रखा है। पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल का है, मॉडरेट टफ, मॉडरेट इजी, मतलब मॉडरेट मान के चलिए। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, 10 जनवरी, 23 सितंबर या फिर 21 फरवरी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर यहां पर बी, यानी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और यहीं पर देखना, अगर ऐसा पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को, और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय साइन लैंग्वेज डे आपको पूछा जाए तो 23 सितंबर को। और 21 फरवरी भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इस समय अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो फिर से याद कीजिए, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साइन लैंग्वेज डे, और यहीं पर बात करें 14 सितंबर को तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102, देखिए दोस्तों 100 क्वेश्चन का हमने परसों आपको डिस्कस करवाया था। अगर आपको वो देखना है उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिन कर देंगे। अशुद्ध शब्द का चयन करें। तो अशुद्ध शब्द का आपको चयन करना है दोस्तों, बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। अशुद्ध शब्द का चयन करना है। कुछ शब्द आपके सामने लिखे हैं और आपको यह बताने हैं, अनुगृहित, अंतर्ध्यान, अनधिकृत, और यहीं पर है अहिल्या। तो यहां पर दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 102 का कौन सा यहां पर अशुद्ध शब्द है। तो राइट आंसर दोस्तों आपको जो मिलने वाला है यह मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्ध्यान। दोस्तों गलत है। क्यों गलत है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है, अंतर्धान ऐसा लिखा जाता है। ये जो आधा धा है ना, ऐसा नहीं आता है, अंतर्धान ऐसा लिखा जाता है, बार बार एग्जाम में आता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए रखे यहां पे। तो अंतर्धान ये होता है। अनुगृहित बार बार एग्जाम्पल में आता है, अनुगृहित। अनधिकृत, अनाधिकृत स्टूडेंट अक्सर पढ़ते चलते हैं, अनधिकृत होता है। और अहिल्या नहीं, अहिल्या होता है, यह भी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 103, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या है। अनुचर, गुरुपदवासी, अंतेवासी या अप्रतिहत। क्वेश्चन नंबर 103 और राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो यह होने वाला है ऑप्शन नंबर, जी हां ऑप्शन नंबर यहां पर होगा सी, अंतेवासी। इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए दोस्तों, अनुचर का मतलब होता है जो किसी के पीछे पीछे चलता है, और अप्रतिहत का मतलब होता है जिसे कोई रोक ना सके। आने वाले एग्जाम में अगर प्रश्न बने कि जिसे कोई रोक ना सके, उसके लिए एक शब्द का चयन करें तो उसे कहते हैं अप्रतिहत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। यहां पर असंगत का आपको चयन करना है और ये सभी क्या है, एक शब्द और विलोम शब्द है। मौन का मुखर, विनीत का उद्दत, विज्ञ का अज्ञ, सूक्ष्म का छोटा। क्वेश्चन नंबर 104 और आंसर आपको देखना है। देखिए दोस्तों, पूरे 100 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 104, असंगत का चयन करें। मौन का मुखर, विनीत का उद्दत, विज्ञ का अज्ञ और सूक्ष्म का छोटा। तो राइट आंसर आपको क्या मिलने वाला है। तो जी हां दोस्तों, राइट आंसर जो आपको मिलेगा ये मिलेगा ऑप्शन डी, यानी सूक्ष्म का छोटा। जी हां दोस्तों, ये विलोम नहीं होता है। सूक्ष्म की बात करें तो इसका विलोम शब्द वही बात पूछा जाता है और वह है स्थूल। सूक्ष्म का स्थूल, छोटा का बड़ा, ऐसा ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं और पूछा गया है कनेला की कथा नामक जो प्रसिद्ध कहानी है ये किसने लिखी है। देखिए दोस्तों, साहित्यकार के भी हमने यहाँ पे लगभग चार जो टॉपिक है, जो 4 प्रश्न है वो रखे हैं जो आपके सिलेबस में है। कनेला की कथा नामक जो प्रसिद्ध कहानी है ये किसकी है? बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति है ये। हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद, मंगलेश डबराल जी, राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 105 और आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर जो मिलने वाला है वो मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राहुल संकृत्यायन इसका बिल्कुल सही आंसर है। यहां पर देखिए राहुल संकृत्यायन जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आपके लिए जूम कर लेता हूं, शायद आपको साफ साफ ना दिखे। देखिए, जब हम राहुल संकृत्यायन जी की बात करते हैं तो 1893 में इनका जन्म पंधा गांव में होता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर देखोगे आजमगढ़ में इनका जन्म होता है, यानी आजमगढ़ के पंधा गांव में, और पैतृक जो इनका गांव होता है ना वो कनेला होता है। तो कनेला की कथा यहीं से इन्होंने लिखी है और बेहद इंपॉर्टेंट है। मूल नाम इनका केदार पांडे था, उपनाम इन्हें महापंडित कहते हैं। इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और एक और फैक्ट दोस्तों आपके लिए जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है वो यहां पर यह है। देखिए, इनने जो पुस्तक लिखी है ना वो लिखी है, जैसे यहां पे आप देख रहे होंगे ना, 7वीं के बच्चे। इसके अलावा देखोगे वोल्गा से गंगा, कनेला की कथा, बहुरंगी मधुपुरी। तो ये इनकी प्रसिद्ध कहानी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 106, और पूछा गया है जो आल्पिन है ना ये किस भाषा का शब्द है? तुर्की का है, अरबी का है, अंग्रेजी का है, पुर्तगाली का है। और देखिए दोस्तों, आपने हमारी क्लास देखी होगी ना जहां पे हमने आपको ट्रिक में आपको पूरे जो यहाँ पे महत्वपूर्ण जो शब्द थे ना विदेशी भाषा के वो आपको करवाए थे। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो कल देखिएगा, मैं सभी क्लास को कंबाइन करके आपके लिए रख दूंगा। 9 बजे के आसपास वो क्लास आएगी और आप अपना पूरा जो 8 टॉपिक है वो रिविजन कर लेना, यानी आधा सिलेबस रिविजन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 106, आल्पिन किस भाषा का शब्द है? और आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पुर्तगाली भाषा के शब्द है। कुछ शब्द है दोस्तों जो पुर्तगाली भाषा के यहां पर है जो पूछे जा सकते हैं। देखिए, अनानास किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अलमारी कई बार एग्जाम में आ चुका है। अलमारी, अनानास, आल्पिन, तौलिया, बाल्टी, मिस्त्री, तंबाकू, संतरा, कमरा, साबुन, ये सभी क्या है? ये किस भाषा के हैं? पुर्तगाली भाषा के शब्द है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 107। तत्सम तद्भव का आपको सही सुमेलित नहीं है ये बताना है क्वेश्चन नंबर 107 में। देखिए, पूछा है क्वाथ का काड़ा, अश्रु का आंसू, अम्ली का इमली और इष्टिका का ईख। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर क्या होने वाला है? तत्सम और तद्भव सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? तो जी हाँ, इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर डी मिलेगा, यानी इष्टिका और ईख यहां पर सही नहीं है। इष्टिका का जो होता है ना वो ईंट होता है। क्या होता है? ईंट होता है। तो बस यहां पे ध्यान रखिएगा, क्वाथ कई बार आ चुका है। क्वाथ क्या होता है? काड़ा होता है। क्वाथ तत्सम हो गया है, काड़ा तद्भव हो गया है। अश्रु आंसू, आंसू हो गया तद्भव और अश्रु क्या हो चुका है? ये तत्सम हो चुका है। इमली तद्भव होता है और अम्लिका इसका तत्सम होता है, यानी इसका शुद्ध रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं। यहां पे पूछा गया है 21वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ जिसमें सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया था? 108वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देखना है। और देखिए दोस्तों, 108वां यहां पर संशोधन है, बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, तो किस वर्ष जोड़ा गया था ये आपको बताना है, यानी 21वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर यहां पर बी, 1967। यह इसका बिल्कुल सही है। यहां पर जरा देखिए, अगर आपको अगले एग्जाम में पूछा जाए तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है, सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है 15वीं भाषा के रूप में। फिर होता है 71वां संविधान संशोधन 1992 में। इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, यानी नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो वैसे आप ऐसा ध्यान रखिएगा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये कर्म है। ऐसे में ये 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा जाता है। और फिर होता है देखिए 92वां संविधान संशोधन, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 में। इसमें 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 9 और 10। देखिए, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्यकाल को कहा था। देखिए, जो अपभ्रंश काल है ना, अपभ्रंश और यहां पर हमारी पुरानी हिंदी है, इसके जो बीच वाला काल है इसे क्या कहा था ये आपको बताना है। तो क्या कहा जाता है बताइए जरा? अवसान काल, संक्रांति काल, वीर गाथा काल या फिर उत्कर्ष काल? क्वेश्चन नंबर 109।
तो राइट आंसर दोस्तों जो मिलने वाला है ये मिलेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी मिलेगा, सॉरी हाँ बी हो गया ये भी, ये ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी यानी संक्रांति काल आपको मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। और ऐसा भी ध्यान रखिएगा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू कवि को कहा जाता है और उनकी जो रचना है पहुमचर्य हो। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना, देखिए जो साहित्य अकादमी होता है ना, पुरस्कार दिए जाते हैं, तो आपको ये बताना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी जरा बताइएगा, और हो सके तो एग्जैक्ट तिथि बताइएगा जिन्हें मालूम है। 1947, 1955, 1954, 1962। क्वेश्चन नंबर 110 और राइट आंसर आपको मिलेगा, जी हाँ दोस्तों ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, ये भी फिर बी हो गया है। तो देखिए दोस्तों यहां पर थोड़ा टाइपिंग में जरा मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, आप समझ आएगा। 1954 आप ईयर करके नाम दीजिएगा करो, ठीक है। जहां पर आपको ऐसा यहां पे होता है ना, एक दो ऑप्शन एक साथ रिपीट हो जाते हैं, तो वहां पर आप सीधा नंबर दे दिया करो, 54, 55, 47 जो भी यहां पे ऑप्शन में है। तो 1954 इसका सही है। अब यहां पर देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, इसे याद करिएगा। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं, साहित्य अकादमी की बात करते हैं, तो 12 मार्च 1954 को इसकी स्थापना होती है। 2021 का साहित्य अकादमी अगर आपको पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हिंदी में बात कर रहे हैं, तो सम्राट अशोक रचना के लिए दया प्रकाश सिन्हा को। 2020 का तो अनामिका को दिया गया है टोकरी में दिवंगत के लिए, टोकरी में दिगंत के लिए। और 2019 की बात करते हैं तो छीलते हुए अपनों को नंदकिशोर आर्य को। और हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है मनोहर श्याम जोशी जी, ये हमारे सिलेबस में भी है। इन्हें 2005 में कैप के लिए ये क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 111 है और पूछा गया है कि देवनागरी लिपि कहां से कहां लिखी जाती है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, मध्य से यहां पे दाएं, या फिर दाएं से मध्य, बताइएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 111 का। तो जी हां दोस्तों ऑप्शन ये सरल है, आप सभी देंगे, यानी बाएं से दाएं दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध शब्द का आपको अब चयन करना है, अब थोड़ा लेवल जरा ठीक होने लगेगा। शुद्ध शब्द का चयन करें। पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल किया है। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कीर्ति है और मैं आपको श्रद्धा करता हूं। तो मैं आपको श्रद्धा करता हूं, तो यह बताइए कि शुद्ध शब्द इन चारों में से कौन सा है। तो देखिए दोस्तों शुद्ध शब्द जो आपको मिलेगा जरा चूज कीजिए, पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपको बस अपना सिलेक्शन लेना है। इस बार अपनी सीट पक्की करनी है, किसी भी हालत में कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मेहनत से घबराना नहीं है, शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। ये बिल्कुल सही है। जो यहां पर अनेक विश्वविद्यालय दिखाई दे रहा है ना, ये बिल्कुल सही था, लेकिन यहां पर क्या हो गया है कि हड़ताल किया है, नहीं हड़ताल की है होना चाहिए था। तो अगली बार ध्यान रखिएगा, अनेक विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। यहां पर अगर ऐसा लिख लेता अनेकों, तो अनेकों भी ऐसा ऑप्शन में आता है कई बार, अनेकों कभी भी बहुवचन में नहीं लिखा जाएगा, हमेशा अनेक ही आता है, ऐसा भी कई बार होता है। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कीर्ति है, तो देखिए सबसे भी लिख दिया है और सुंदरतम भी लिख दिया है, तो यहां पर सबसे की आवश्यकता नहीं थी, सुंदरतम बहुत है। और मैं आपको श्रद्धा रखता हूं, नहीं मैं आपका आदर करता हूं, श्रद्धा थोड़ा ना होता है ना। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 113 पूछा गया है, यहां पर यह था क्वेश्चन नंबर 112, 113 की बात करते हैं। उत्पल पर्यायवाची किसका है, उत्पल किसका पर्यायवाची है, पत्थर का, कमल का, कपड़ा का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर दीजिएगा उत्पल किसका पर्यायवाची है, और इसके सभी पर्यायवाची अभी आपको याद भी करने हैं मेरे साथ। तो उत्पल की बात करते हैं तो यह होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर जो बी है, यानी कमल में होता है। और यहां पर देखिए इंदिवर, कोकनद, सरसिज, सरसिज कई बार एग्जाम में आ चुका है कि किसका पर्यायवाची है, तो कमल का है। पुंडरी किसे कहते हैं, तामरस जिसे कहते हैं, जलज जिसे कहते हैं, नीरज, पंकज, ये सभी क्या है, कमल के पर्यायवाची शब्द है। और पत्थर की बात करें तो पत्थर में ध्यान रखिएगा दोस्तों, उपल, पाहन, अश्म और प्रस्तर। उपल देखिए उत्पल है और उपल है, थोड़ा सा अंतर है। उपल आ जाए तो पत्थर का है, पाहन की बात करें तो पत्थर का है, अश्म की बात करें तो पत्थर का है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 114, और इसका आंसर आपको देना है। बोडो डोगरी संथाली को किस वर्ष संविधान में जोड़ा गया था। तो देखिए दोस्तों आपको अभी सबसे पहले याद करवाया था, रिवीजन करवाया था, एक बार दोबारा से याद करा लेता हूं जिन्हें याद नहीं है। तो बोडो डोगरी संथाली को जो जोड़ा गया था, ये 2003 में जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर होगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 92 संविधान संशोधन था,
इसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। दूसरे संविधान संशोधन की बात करते हैं जो यहां पर हिंदी से है, तो 71वां संविधान संशोधन होता है, 1992 में होता है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा जाता है। और सबसे पहले की बात करें तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है। सिंधी भाषा को यहां पर जोड़ा जाता है। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर 115 है। पीपर, पात, सरिस, मन, ढोला में अलंकार कौन सा है? उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक और संदेह। क्वेश्चन नंबर 115 और राइट आंसर आपको देना है। तो देखिए इसका सही आंसर आपको जो मिलने वाला है ये मिलेगा ऑप्शन नंबर, जी हां दोस्तों, ए मिलने वाला है, यानी उपमा अलंकार मिलता है। और उपमा अलंकार की बात करते हैं तो उपमा का मतलब होता है तुलना करना, यानी जब किसी वस्तु का किसी से तुलना की जाती है तो समझ आएगा कि वहां पर की गई है, उपमा की गई है। देखिए दोस्तों यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि सागर सा गंभीर हृदय बनो, गिरी सा ऊंचा जिसका मन, एक पहचान इनकी होती है। सहा हो गया है, सी हो गया है, तो ऐसा आपको शब्द दिखे तो समझ जाएगा कि ये लगभग क्या होगा कि ये उपमा अलंकार के ही चांसेस है कि उपमा अलंकार होगा। देखिए कुछ एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे बात करें पीपर, पात, सरिस, मन डोला, यहां पर ये था, इसका मतलब ये था कि जो पीपल के जो पत्ते हैं उसकी तरह मन डोल रहा है, यानी तुलना कर रहे हैं, तो यानी यहां पर ये हो गया है। अब जरा यहां पर कुछ एग्जाम्पल देखिए। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। अब देखिए सी, समझ आएगा यहां पर क्या होगा, ये उपमा अलंकार होगा। और उत्प्रेक्षा की बात करते हैं ना, मानो, जानो, इस प्रकार के शब्द आपको दिखे ना, मानो, जानो, मनु, है ना, तो इस प्रकार के शब्द आप दिखे तो उत्प्रेक्षा में आता है। सी सा ये ज्यादातर उपमा में आते हैं। उतर रही संध्या सुंदर सी परी, तो सी यानी उपमा अलंकार। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, सा, तो समझ जाएगा ये क्या है कि उपमा अलंकार है। तो देखिए दोस्तों यहां पर कुछ एग्जांपल है, इन्हें याद करिएगा। उदित उदयगिरी मंच पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद करिएगा, ये उपमा अलंकार का ही है। राम बोला बचपन में किसका नाम था, ये आपको बताना है। तो राम बोला जो बचपन में नाम था ये था ऑप्शन नंबर, जी हां, ये था ऑप्शन नंबर यहां पर डी, यानी तुलसीदास जी का था। अब तुलसीदास जी को मेरे सामने यहीं पर रिवाइज करिए। देखिए तुलसीदास जी की बात करते हैं, इनका जन्म 1532 में बांदा ग्राम उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था। तो राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था, 1532 में हुआ था। अब यहां पर देखिए हुलसी देवी माता का नाम, पिता का नाम आत्माराम, गुरु का नाम नर हरिदास। गुरु का नाम क्या है, नर हरिदास। रत्नावली इनकी पत्नी का नाम था। और इसके अलावा अगर आप देखोगे दोस्तों, बचपन का नाम इनका राम बोला था। और जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है जो अभी हाल ही में बने थे, विनय पत्रिका कवितावली, इसकी भाषा ब्रज भाषा है। ऐसा प्रश्न बना था ना अभी कि भाषा से संबंधित की इनकी भाषा क्या थी, तो विनय पत्रिका कवितावली की भाषा ब्रज भाषा थी। और यहीं पर ऐसा पूछा जाए हनुमान चालीसा की, तो अवधि इनकी भाषा थी। और रामचरितमानस इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है जो यहां पर 7 खंडों में लिखी गई है। 7 इसके कांड है और 7 कांड में से सबसे जो यहां पर छोटा कांड है वो किष्किंधा कांड, और सबसे बड़ा कांड है यहां पर बाल कांड। तो देखिए दोस्तों, मानस का हंस, हिंदी का जातीय कवि इन्हें कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे 117 और 118। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू, मन्नू भंडारी, गीता राव या फिर महादेवी वर्मा। तो देखिए दोस्तों, पुलिस के लेवल का हमने यहां पे प्रश्न बनाया है आज के उसमें, तो बताने आपको आंसर। उत्तराखंड पुलिस के स्पेशल यहां पर पेपर है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू, मन्नू भंडारी, गीता राव और महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर दोस्तों मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर डी, यानी महादेवी वर्मा। और कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहां पर, जी हां, ऑप्शन नंबर यहां पर ए ही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होगा। और यहीं पर जरा याद कीजिए मेरे साथ अभी फिर से, अगर हम कबीरदास जी की बात करते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें वाणी का डिटेक्टर कहा था। रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास जी की जो भाषा है उसे सद्दू कड़ी कहा था। सद्दू कड़ी किसने कहा था? रामचंद्र जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को कहा था। और श्याम सुंदर दास जी द्वारा कबीर ग्रंथावली रचना भी लिखी गई है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 119। तो देखिए यहां पे आंसर देना है आपको। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आप सभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 119, अवधि किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी या फिर पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 119, अवधि। देखिए दोस्तों,
उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में एक प्रश्न बनना लगभग 99% यहां से लगभग क्लियर ही है कि 1% यहां से बनेगा। 99% रेयर चांस है कि यहां से एक प्रश्न ना बने। तो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरल होता है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। अवधि किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो अवधि जो आती है ये आती है ऑप्शन नंबर, जी हां, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। यहां पर देखिए एक प्रश्न बनने की प्रबल संभावना यहां से है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पूर्वी हिंदी की बात करते हैं, देखिए उपभाषाएं हमारी 5 है, उपभाषाएं 5 है और बोली आप यहां पे देखोगे लगभग 18 के आसपास है। जरा यहां पर देखिए पूर्वी हिंदी की बात करते हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी इसके अंतर्गत है। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन से आते हैं? खड़ी बोली जिसे कौरवी भी कहते हैं, ब्रज, बांगरू, बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं, और बुंदेली और कन्नौजी। तो 5 बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, 3 बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। प्रश्न कैसे भी बन सकते हैं ना कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं, तो 3 बोलियां हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी 3 है, मगही, भोजपुरी, मैथिली। राजस्थान के अंतर्गत जयपुरी जिसे ढूंढाड़ी कहते हैं, मेवाती, मारवाड़ी, मालावी। सबसे पहली क्लास में दोस्तों हमने आपको यह करवाया था, एक बार कल की क्लास को मिस मत कीजिएगा, फुल रिवाइज कीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी की बात करें तो गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। क्वेश्चन नंबर 120, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। अब राजभाषा आयोग का गठन देखिए दोस्तों, पेपर का लेबल है, हमने पुलिस के अकॉर्डिंग बनाया है कि पुलिस में कैसे प्रश्न बन सकते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया था? 1951, 50, 55 या फिर 1956 में प्रथम राजभाषा आयोग की बात की गई है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिलने वाला है, यानी 1955 आपको मिलेगा। देखिए राजभाषा संबंधी जो आयोग के गठन की बात की गई है वो अनुच्छेद 344 में है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग के गठन की बात की गई है, यानी राजभाषा आयोग की बात की गई है 344 में। हिंदी राष्ट्रभाषा होगी, राजभाषा होगी, यानी हिंदी को हमारी राजभाषा होगी, ये कहां पर बताया गया है? 343 में। गठन की बात करते हैं इस आयोग की, जून 1955 में होता है। रिपोर्ट प्रस्तुत 1956 में करते हैं। प्रथम अध्यक्ष यहां पर बी.जी. खरे, बाल गंगाधर खरे रहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पर 121, निम्न में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौन सा अनेकार्थी शब्द यहां पर नहीं है? अंग, पात्र, सोम या फिर रात्रि। क्वेश्चन नंबर 121, तो यहां पर कौन सा मिलेगा? तो जी हां दोस्तों, मिलेगा ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, यानी रात्रि मिलेगा। देखिए अंग कई बार पूछा जा चुका है, अंग का मतलब हमारे शरीर का अंग हो सकता है, एक भाग हो सकता है, कुछ भी है ना। तो पात्र की बात करें तो पात्र एक व्यक्ति का रूप भी हो सकता है और पात्र एक बर्तन टाइप का भी हो सकता है। सोम की बात करें तो दिनों का नाम भी हो सकता है और सूर्य भगवान का नाम भी हो सकता है। तो इनके अलग अलग अर्थ हैं, रात्रि का नहीं है। रात्रि का अर्थ केवल रात से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 122 और 123, जिन वर्णों का उच्चारण पारस्परिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच में हो, उन व्यंजनों के बीच में उन्हें कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण पारस्परिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच में हो, उन्हें कहते हैं। सामान्यता उन्हें क्या कहेंगे बताइएगा जरा। तो जी हां दोस्तों, इन्हें सामान्यता कहते हैं, इन्हें सामान्यता ऑप्शन नंबर ए कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? 4 यहां पर ये व्यंजन है, य, र, ल और व। य, र, ल और व। क्वेश्चन नंबर 123, बादल राग कविता को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? यह भी पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ये दोनों प्रश्न हमने कहां से रखे हैं? ये रखे हैं यूकेएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर से। बादल राग कविता को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? तो यह किया गया था, ऑप्शन नंबर यहां पर डी है, यानी 6 खंडों में किया गया था। यहां पर देखिएगा दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है बादल राग और इनकी 4 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक है राम की शक्ति पूजा, दूसरा है सरोज स्मृति, तीसरा है बादल राग और चौथा है तुलसीदास। यहां पर देखिएगा जो राम की शक्ति पूजा है इसके 6 भाग है, जो बादल राग है इसके भी 6 भाग है। सरोज स्मृति इनकी बेटी का नाम था जिनका अल्पायु में निधन हो जाता है और इसके इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, रचना की थी, वो 5 भागों में लिखी थी। और तुलसीदास जी की बात करते हैं तो तुलसीदास जी इनकी जो रचना है यह सबसे लंबी रचना में से एक है, 4 भाग इनके यहां पर है। क्वेश्चन नंबर 124 और 25, शामिश का विलोम शब्द क्या है? आमिष, निरामिष, नामिष या फिर अनामिष। शामिश तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, शामिश। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो आंसर मिलेगा ये मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, सी, डी या ए, बताइएगा। तो जी हां, इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी मिलने वाला है, निरामिष मिलने वाला है। शामिष का मतलब होता है जो मांस से युक्त होता है, जिस भोजन में मांस होता है, और निरामिष का मतलब जो जिसमें मांस नहीं होता है। कागज काला करने का मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। कृतज्ञ के साथ नेकी का व्यवहार करना, और अधिक परिश्रम करना, व्यर्थ लिखना, या फिर इनमें से कोई नहीं। कागज काला करना, इसका आंसर आपको बताना है। कागज काला करना, तो बताइएगा जरा इसका आंसर क्या होने वाला है। कागज काला करना। तो जी हाँ दोस्तों, कागज काला करने का मतलब है कि व्यर्थ में ही लिखना। आप कुछ एकदम ऐसे लिख रहे हैं कि जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो व्यर्थ में लिखना हो गया। क्या फालतू में कागज को क्या कर रहे हैं, काले कर रहे हैं, तो व्यर्थ में लिखना इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 126, और देखिए दोस्तों यह प्रश्न लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन जो पहले के जो 5 वर्ग होते हैं ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ये वाले जो पहले 5 होते हैं, स्पर्श व्यंजन ही होते हैं। अब यहां पर स्पर्श संघर्षी व्यंजन आपको पूछा है, ध्यान रखिएगा, संघर्षी पूछा है। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है, ये आपको बताना है। ज, म, फ या फिर र। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 126 का। तो जी हां दोस्तों, यह मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर ए मिलने वाला है। क्यों मिलेगा, जरा यहां पर देखिए, जिन उच्चारणों के यानी जो जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय प्राण वायु मुख्य अवयव को स्पर्श करते हुए संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, और स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये चा वर्ग के प्रथम जो 4 व्यंजन है, ये यहां पर होते हैं, च, छ, ज और झ। पूछा गया भी है अभी तक एग्जाम में कि संघर्ष व्यंजनी व्यंजन निम्न में से कौन सा है। चा ऑप्शन में था उस समय, और अगले बार छा दे देंगे, अगले बार जा दे देंगे, अगले बार छा दे देंगे। तो ध्यान रखिएगा, च, छ, जा और झा ये 4 होते हैं। कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, तो चा, छ, ज और झ। क्वेश्चन नंबर 127 और 128, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्षण भर ठहराव, क्षण भर ठहराव, छोटा सा यहां पर रुकना है, क्षण भर। तो देखिए, अर्ध, पूर्ण, अपूर्ण या फिर अल्प विराम। क्वेश्चन नंबर यहां पर 127। तो देखिए, क्षण, क्षण का मतलब ही होता है बहुत कम, बहुत कम का मतलब होता है एकदम अल्प, यानी अल्प विराम। ये यहां पर सही होगा। और इनका चिन्ह आपको पूछा जाता है, कई बार इंग्लिश में लिख लेते हैं, उप विराम, जिसे कोलन कहते हैं। 2 बिंदु होते हैं, 2 बिंदु का मतलब होता है उप विराम। ध्यान रखिएगा, उप विराम। इसी को दोस्तों अपूर्ण विराम भी कहते हैं, अपूर्ण विराम भी इसे कहते हैं, अपूर्ण विराम भी इसे कहते हैं, अपूर्ण विराम भी इसे कहते हैं। अल्प विराम, यहां पर एक कोमा। अर्ध विराम, एक यहां पर बिंदु और एक फिर नीचे कोमा। तो अर्ध विराम सेमीकोनल, अल्प विराम कोमा, और उप विराम जिसे अपूर्ण विराम भी कहते हैं, यहां पर 2 बिंदु आते हैं, यानी विसर्ग कहिए बस इसे। उप विराम विसर्ग होता है ना, विसर्ग में दो बिंदु पीछे आती हैं। याद है, ऐसा नहीं करना, लेकिन एक समझाने के मतलब याद कराने का है। निम्न चिन्ह का आपको बताना है कि ये कौन सा चिन्ह है दोस्तों। ये वाला जो चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह है, बताइएगा जरा। अपूर्ण, अल्प, अर्ध या फिर विवरण चिन्ह। तो तीनों तो दोस्तों आपने ऊपर देख लिए हैं, और तब तक आपने आंसर देख भी लिया होगा। आपके अभी तक 128 में से लगभग सभी सही हुए होंगे, जितने भी होंगे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। ध्यान रखिएगा, अपूर्ण, अल्प या फिर उप विराम। तो जी हाँ दोस्तों, ये विवरण चिन्ह मिलेगा, बिल्कुल यहां पे सही है, विवरण चिन्ह आपको मिलने वाला है। कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है, अब जरा शुद्ध शब्द है, इसका आंसर दीजिए। अभिषेक, 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 अभिषेक या फिर अभिषेक। तो देखिए भाई साहब, ये शेख हो गया है, और ये कहां से आ गए हैं, ये आ गए सऊदी अरब से। तो सऊदी अरब वाले को सबसे पहले हटा दो। अब बताइए इन तीनों में से कौन सा होने वाला है। तो थोड़ा मैंने पेपर लीक करा दिया है आपके लिए, वैसे आता है आप सभी को पहले से। कौन सा शब्द शुद्ध है, अभिषेक, 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 बताइए। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी होगा, अभिषेक यहां पर सही होता है। दूसरा है अंत्याक्षरी। देखिए दोस्तों, ये रिपीटेड है, पता नहीं कितने एग्जामों में पूछा जा चुका है। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी या फिर अंत्याक्षरी, कौन सा यहां पर सही होगा। 130 बताइएगा इसका आंसर। तो जी हां, अगर आप ऑप्शन नंबर यहां पे डी चूज कर रहे हैं, अंत्याक्षरी, ये बिल्कुल सही है। अंत्याक्षरी ऐसा लिखा जाता है, आधा ना, फिर ता, आधा ता, फिर या पर बड़ी आ की मात्रा, अंत्या हो गया है, और छरी, छरी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रिपीट हो जाता है दूसरे तीसरे एग्जाम में। उल्लास का संधि विच्छेद आपको बताना है। उल्लास, उत्धन लाश, उत्धन लाश, उल्धन लाश या फिर उल्धन लाश। देखिए, एक में हलंत है, यानी आधा है वो, तो बताइएगा कौन सा सही होगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहां पर अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर यहां पर मिलेगा बी मिलेगा, उत्धन लाश यहां पर सही है। और अन्वय में संधि कौन सी है, तो
अन्वय का अर्थ आपको बताना है कि अन्वय में संधि कौन सी है, गुण, वृद्धि, यण या फिर व्यंजन। तो इसका आंसर आपको देखना है और इसका आंसर आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर अन्वय। देखिए अन्वय की बात करें तो अनुधन ऐ से बना है, पूछा भी जा चुका है। देखिए यूकेएसएससी का प्रश्न है दोनों, यह भी है यू भी है, दोनों के दोनों यूकेएसएससी के प्रश्न है, गुण, वृद्धि, यण या फिर व्यंजन। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहां पर मिलेगा सी, यानी यण आपको मिलने वाला है। और ध्यान रखिएगा अनुधन आय होता है, यानी उधन यहां पर आप देखोगे आ से वाह बनता है और यण संधि यहां पर है। तो देख बुला भाई साहब, आपको देखना है, अच्छे से याद करना है, पुलिस बनना है इस बार। अगला 133वां देखिए, यहां पर पूछा है कि कंगाली में आटा गीला का अर्थ क्या है। कंगाली में आटा गीला, वस्तु कम ग्राहक अधिक, अभाव की स्थिति में हानि, दिल घबराना और बड़ा ही नुकसान होना। तो दिल घबराना भाई साहब किस किस का घबरा रहा है, अभी जरा दिल बताइएगा। पुलिस का एग्जाम 18 दिसंबर को है और किसका दिल यहां पर ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है भाई साहब। किसका ऐसे भी चल रहा है, किसी का ऐसे ऐसे चल रहा है और किसी का ऐसे ऐसे चल रहा होगा। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 133 का कंगाली में आटा गीला का अर्थ क्या है। दिल घबराना, अभाव की स्थिति में हानि, बड़ा ही नुकसान और वस्तु कम ग्राहक अधिक। तो क्या इसका सही आंसर होने वाला है। तो जी हां, कोई बोलेगा कि मेरा दिल तो ऐसा चल रहा है सीधे एक लाइन। तो बताइएगा 133 का। तो जी हां दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, अभाव की स्थिति में हानि होना। पहले ही उस चीज की कमी है और फिर वहां पे हानि हो रही है। तो कंगाली में आटा गिले का मतलब यही होता है। क्वेश्चन नंबर 134 करंट अफेयर का है, हिंदी का आंसर देना है। वर्ष 2022 का 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है। देखिए 57वां ज्ञानपीठ आपको पूछा गया है, ये 2022 का है, आपको बताना है। तो आंसर आपको देना है, बताइए वर्ष 2022 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। नीलमणि फुकन, दामोदर मौजो, चिंतामणि घोष या महाश्वेता देवी। क्वेश्चन नंबर 134 और आंसर आप देने वाले हैं ऑप्शन नंबर यहां पर। जी हां, जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन ए दे रहे हैं ये बिल्कुल 100% गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दामोदर मौजो सही होगा। अब यहां पर देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखिए इस वर्ष यहां पर देखोगे कि 2021 और 2022 के इस बार साथ में दिए गए हैं। 56वें की बात करते हैं, जो 2021 का था वो जो दिया गया था वो नीलमणि फुकन जी को दिया गया था, और 57वें की बात करते हैं वो दामोदर मौजू को दिया गया था। अब देखिए नीलमणि फुकन की बात करते हैं तो ये असमिया है, क्या है, असमिया लेखक है, ठीक है, असम भाषा में लिखते हैं। और दामोदर मौजो की बात करते हैं तो ये कोंकणी के लेखक है, यानी कोंकणी भाषा के लेखक हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, प्रश्न कैसे भी बन सकते हैं। दामोदर मौजो कोंकणी, और यहीं पर बात करते हैं असमिया की बात करते हैं तो नीलमणि फुकन 2021 का था। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 135 और आंसर आपको देखना है। कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य ना होने की दशा में कौन सा अलंकार माना जाता है। विभावना, विशेषोक्ति, अन्योक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न यूकेएसएससी के द्वारा पूछा गया लेटेस्ट पेपर का प्रश्न है। कारण के उपस्थित होने के कारण भी कार्य में अलंकार, मतलब कार्य का ना होने की दशा कौन सा होगा। तो जी हां दोस्तों, यह होने वाला है ऑप्शन नंबर यहां पर, जो भी ए सोच रहे हैं वो गलत है, क्योंकि विभावना आप समझ चुके होंगे ये इसकी परिभाषा नहीं होती है, विशेषोक्ति की होती है। इसकी परिभाषा देखिए, विशेषोक्ति का मतलब होता है जहां कारण के विद्यमान रहते हुए भी कार्य नहीं होना पाया जाता है। यानी क्या है, देखिए जहां कारण विद्यमान है लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो रहा है वहां पर विशेषोक्ति होगा। जैसे देखिए जल बीच मीन प्यासी, भाई साहब जल में है तब भी प्यासी है, तो मतलब यहां पर कारण है, उसके पास व्यवस्था भी है, लेकिन क्या कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, अभी भी प्यासा है। जैसे कोई ऐसा होगा ना कि जैसे कोई शराबी होगा और दारू के ठेके में जा रखा है, लेकिन उसे कसम दे रखी कि आपने दारू बिल्कुल नहीं पीनी है, और वे क्या है वहां पर दारू के ठेके में जाने के बाद भी क्या है, प्यासा का प्यासा है। तो होते हैं ना कोई कोई ऐसे जो कसम को मान लेते हैं। तो यहां पर भी भाई साहब यही है कि विशेषोक्ति अलंकार ऐसा ही होगा, ठीक है, कारण है लेकिन फिर भी वो काम नहीं हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखेंगे, ये विशेषोक्ति की आपने देखा है। विभावना की देखिए परिभाषाएं दोस्तों, परिभाषा से प्रश्न बनते हैं। विभावना की बात करते हैं, जहां पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहां पर विभावना अलंकार। अब यहां पर कारण नहीं है, यहां पर थोड़ा सा उल्टा कर दो भाई साहब, देखा विभावना का मतलब जहां पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहां विभावना अलंकार। अब देखिए भाई साहब, कोई पीता नहीं है और उसने जबरदस्ती पी ली है, तो वहां पर क्या हो गया, विभावना अलंकार, ठीक है।
और यहीं पर इसका कुछ एग्जाम्पल है, वैसे कह दिया है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कई बार आपने देखा होगा। और अन्योक्त की बात करें कि जहां उपमान के बहाने उपमेय का वर्णन किया जाए या कोई बात सीधे ना कहकर किसी के सहारे किए जाए, वह अन्योक्ति अलंकार होती है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ एग्जाम्पल है, इनकी परिभाषाएं याद कीजिएगा, परिभाषाएं भी अक्सर पूछी जाती है। तो देखिएगा दोस्तों, आप सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 136, नीर भरे निष्दिन रहे तऊ न प्यास बुझे में अलंकार कौन सा है? 136 आपको पूछा गया है। तो विभावना, उपमा, विशेषोक्ति या फिर अन्योक्ति? तो जरा पढ़िए इसे और आंसर दीजिए। नीर भरे निष्दिन रहे तऊ न प्यास बुझे, फिर वही लाइन दोस्तों, भाई साहब कहां पर है? ठेके में है, लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही है। नीर भरे निष्दिन रहे तऊ न प्यास बुझे, यानी प्यास उसके तभी नहीं बुझ रही कि नीर के सामने है ना, तो मतलब पानी के सामने है तभी प्यास नहीं बुझ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा? विशेषोक्ति अलंकार होगा। कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों विशेषोक्ति अलंकार से, और जैसे क्या है, पानी बिच मीन प्यासी, देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासे की प्यासी, लागन और उपदेश जदपि कहियो शिव बार बहु। पढ़ लेना दोस्तों इसे एक बार। हाँ, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, तब तक 137 137, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारी करो बड़े अंधेरो होए, अलंकार कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल अलंकार के मैं आपको यहां पे दूंगा, इसे याद करते चलेगा। कल या परसों 2 दिन के बाद आपके लिए अलंकार की एक सीरीज आएगी। कल तो दोस्तों आपके लिए क्या आएगा कि कल जो हमारे पिछले 8 क्लासेस है ना, उन क्लासेस को मैं कंबाइन कर दूंगा, आप उसे जरूर रिवाइज कीजिएगा। लगभग 3 साढ़े 3 घंटे या 4 घंटे के आसपास क्लास होगी, उसे आप पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। और देखिए वो पुरानी क्लासेस हैं जो हमने पढ़ा रखी हैं, रिवीजन के पर्पज से वो क्लास आएगी, जरूर देखिएगा। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारी करे बड़े अंधेरो है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या मिलने वाला है? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, यानी श्लेष अलंकार मिलेगा। और श्लेष अलंकार में क्या होता है कि कोई शब्द आपको दे देते हैं, उसके यानी अर्थ चिपके होते हैं। देखिए श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी जहां एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ की जानकारी मिलती हो, वह श्लेष अलंकार होता है। कुछ एग्जाम्पल दोस्तों यहां पर देखिए कि जो रहीम गति दीप की, यहां पर कुछ एग्जाम्पल है, इन्हें याद कर दीजिएगा। यहां पर आते हैं एग्जाम्पल, आपके लिए एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारी करे बड़े अंधेरो है। बारे की बात करें, एक बचपन से है और एक जलाने पर है, यानी 2 इसके अर्थ है। बड़े के भी 2 अर्थ है, एक उम्र बढ़ना, एक बुझना। तो यहां पर एक ही अर्थ है, उसके 2 अर्थ आ रहे हैं ना, तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर श्लेष अलंकार होता है। बाकी दोस्तों, चिरजीवो सूर्य जुरे क्यों ना, स्नेहो गंभीर को हटी वृष भानुजा हलधर के वीर, ये बार बार एग्जाम में आते हैं, इसलिए याद कीजिएगा। और यह किसके हैं? ये श्लेष अलंकार के उदाहरण है। 138 देखिए, तत्सम तद्भव का सही सुमेलित नहीं है, आद्रक अद्रक, अमावस्या अमावस, अश्रु आंशु, क्रीड़ा क्रीड़ा। क्वेश्चन नंबर यहां क्रीड़ा कीड़ा। क्वेश्चन नंबर 138 आंसर दीजिए। तो आंसर आप देने वाले हैं साथियों ऑप्शन नंबर, जी हां, ऑप्शन नंबर डी आप देने वाले हो। क्या आप सभी सही हैं? यस, आप सभी सही हैं, ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। देखिए दोस्तों, क्रीड़ा, ये अभी हमने आपको कल के पेपर में करवाया था, जो हमने परसों कनिष्ठ सहायक का आपको एग्जाम पेपर करवाया था ना, सोल्व करवाया था, कनिष्ठ सहायक वाला, वहां पर पूछा गया था क्रीड़ा और क्रीड़ा। तो हमने वहीं से यह प्रश्न लिया है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्रीड़ा तत्सम होता है, क्रीड़ा इसका होता है तद्भव। क्रीड़ा ध्यान रखिएगा, अजीब है ना, इसलिए याद करना है, जो भाई साहब अजीब होता है वही पूछा जाता है। तो क्रीड़ा तद्भव है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्रीड़ा से कोई मतलब नहीं है यहां पे, क्रीड़ा का मतलब खेल से होता है, ठीक है। आज का तत्सम होगा, आज का तत्सम आपको बताना है, अजह, आज, आजह, अद्य या फिर इदम। बताइए क्वेश्चन नंबर 139 का। तो जी हां, ऑप्शन नंबर यहां पर मिलने वाला है सी मिलेगा, अद्य यहां पर बिल्कुल होगा। हल्दी का तत्सम अभी पीछे आपने देखा था, वह क्या था? हरिद्रा, यहां पर बिल्कुल था। अंगीठी का तत्सम होगा, अंगीठी का 141 का, तो यह होता है दोस्तों अग्निष्टिका। देखो 2 चीज आप कंफ्यूज करेगी, अग्नि का तो आप हटाओगे, अग्निष्टि की भी हटाओगे। भाई सटी की क्या होता है? सटक गई उसकी क्या, है ना? नहीं, अग्निष्टिका और अग्निष्ठिका। अब कंफ्यूज होंगे आप यहां पे। बताइएगा जरा, बी, सी और डी में सही आंसर कौन सा होगा? अंगीठी का तत्सम होने वाला है अग्निष्टिका, अग्निष्ठिका। तो जी हां दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर डी मिलेगा।
अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका, ठीक है, टीका नहीं, टीका नहीं, यहां पे टीका नहीं लगाना है, यहां पर अग्निष्ठिका लगाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 142। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? देखिए दोस्तों, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मानता हूं बहुत सरल होते हैं, लेकिन प्रबल संभावना भी उन्हीं की होती है एग्जाम में आने की। तो 142 की बात करते हैं। शब्द वाक्य पूछे जाते हैं कि इनके कितने प्रकार है, कौन कौन से हैं। ये शब्द का है, अगले पार्ट में हम आपको वाक्य के करवा देंगे। तो बताइएगा अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्दों के जो प्रकार होते हैं वो यहां पर होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं, इनकी परिभाषा भी आपको दिखाते हैं। पहले शब्द देख लीजिए। देखिए, शब्द अगर आपको पूछा जाए कि रचना के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं भाई साहब, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनकी परिभाषाएं आपको याद करके चलनी है, ध्यान रखिएगा, जरूर पढ़िएगा। अगर बात करते हैं, यहीं पर हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर थोड़ा विवाद होता है 4 या 5 में। 4 मुख्यतः सभी जगह माना जाता है और 5 शंकर भगवान जी ने लिया मैंने, सॉरी, शंकर, ठीक है। तो शंकर भगवान जी की कृपा हो जाएगी भाई साहब। देखिए कि यहां पर देखिए तत्सम तद्भव देशज विदेशज होता है, और जो संकर शब्द होता है ना, संकर शब्द भी क्या होता है, यहां पर क्या होता है, ये उत्पत्ति के आधार पर कभी कभी मान लिया जाता है, कहीं नहीं माना जाता है। एक्चुअली देखो, जो संकर शब्द होता है ना, ये 2 भाषाओं के मेल से बना होता है। कहीं पर विदेशज भाषा के 2 शब्द जुड़ गए तो संकर बन गया, है ना। तो यहां पर इसलिए इसे कई बार नहीं गिना जाता है। तो 4 या 5 में ये होता है। अभी इसी से रिलेटेड प्रश्न यूकेएसएससी ने पूछा था और वहां पर आयोग ने उसे डिलीट कर दिया था। बाकी दोस्तों, यहां पर अगर आप देखोगे, अर्थ की बात करते हैं तो एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोमार्थी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और इसका आंसर आपको देखना है। और यहां पर पूछा है कि सुव्रत को ढूंढे फिरे कभी व्याभिचारी चोर में कौन सा अलंकार यहां पर होने वाला है? अब जरा आंसर दीजिए इसका। सुव्रत को ढूंढे फिरे कभी व्याभिचारी चोर, तो बताइएगा, 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 बताइएगा। रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक या फिर श्लेष? तो जी हाँ, इसका आंसर में आप ऑप्शन नंबर डी दोगे। कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, 2 एग्जाम्पल आपको पहले दिए थे, 2 एग्जाम्पल आपको दोबारा दे रहे हैं, 4 एग्जाम्पल आपको कंप्लीट हो गए हैं। और इन 4 लगभग हम 10-10 एग्जाम्पल आपको जब मुहावरे वाली क्लास लाएंगे ना, कल को छोड़कर परसों या फिर अगले दिन आएगी, एग्जाम से पहले आपको अलंकार कंप्लीट करा देंगे। मधुबन की छाती पर देखो सूखी कितनी कलियां, और तो वनवारो उर्वशी सुने राधिके सुजान, और तू मोहन उर्वशी हवे उर्वशी समान। इसका अर्थ भी यहां पे लिखा है, आप पढ़ लेना दोस्तों आराम से। और यह क्या है, श्लेष अलंकार की है। परिभाषा आपने सबसे पहले देखा था, याद होगा आपको, है ना। सुव्रत ढूंढे, ये हमने आपको शुरुआत में करवाए थे, ये एग्जाम्पल है चारों। क्वेश्चन नंबर अब 144 से 148 तक है, आपको आंसर देना है और अशुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। देखिए दोस्तों, एक शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द से एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 144। देखिए ये है 144, आंसर देते जाएगा, ठीक है। आपको यहां पर आंसर कैसे देना है, 144 आगे लिखना है और 145 आगे लिखना है, उसके आगे लिखना है ABCD, 145, 146, 147 और 148। इसके आगे आपको ABCD जो भी आपका सही आंसर होगा, यानी अशुद्ध शब्द होगा, वो आपको बताना है। 144 की बात करते हैं, आविष्कार, अनायास, आनुषंगिक, अनुगृहित। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो जी हां दोस्तों, यहां पर देखिएगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुगृहित। अभी आपको सबसे पहले बताया था ना, अनुगृहित नहीं होता भाई साहब, ये होता अनुगृहित। गृहित, 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 भाई साहब कितना लंबा खींच रहे हैं हम, गृहित। तो अनुगृहित, ये प्रश्न यूकेएसएससी का हमने जो आपको पिछले वाला एग्जाम करवाया था वहां पर पूछा था। पिछला क्या, जो परसों वाला जो हिंदी का टेस्ट करवाया था ना, वहीं पर यूकेपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। अनुगृहित बार बार पूछा जाता है। आनुषंगिक, ध्यान रखेगा, आने वाले एग्जाम में कंफ्यूज होता है अनुषंगिक में। अनुषंगिक आपको दे देंगे, बोलेंगे क्या ये सही है, तो गलत हो जाएगा भाई साहब। आनुषांगिक होता है, आनुषांगिक, आनुषंगिक, ध्यान रखेगा, आनुषंगिक, है ना। ये जो लिखा है ये शुद्ध लिखा है। अनायास, आविष्कार, आ रहा है ना समझ में दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी जो इंपॉर्टेंट है, कम से कम यहां पे आपको मिल रहे होंगे 4, 8, 4, 12, 4, 16, 16 शुद्ध शब्द आपको एक साथ मिल रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण वाले आपको मिल रहे हैं, 1 नंबर की संभावना है। तो देखिएगा दोस्तों, अगले पे बात करते हैं, इसका बताइएगा जरा क्या होगा। अनाधिकृत, अंतर्धान, आशीर्वाद, अनुदित। सबसे पहले आपको यही करवाया था, याद होगा, अंतर्धान। जी हां, याद हो गया होगा, अंतर्धान ये सही है। आशीर्वाद ये भी पूछा जाता है, यह भी सही है। अनुदित, ठीक है, यह भी है। अनाधिकृत गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया है, अनाधिकृत नहीं भाई साहब, अनधिकृत। क्या होता है, अनधिकृत, अनधिकृत।
क्वेश्चन नंबर अगले देखिए 100 यहां पर है 44, 45, 46। आहार, अतिथि, ऐनक, कवित्री। क्वेश्चन नंबर 146, तो इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। आहार नहीं होता दोस्तों, आहार होता है। क्या होता है? आहार। और कालिदास, क्लेश, अमावस्या, अनभिज्ञ, क्या होगा इसका सही बताएगा? तो जी हाँ दोस्तों, कालिदास नहीं होता है, कालिदास होता है। क्या होता है? कालिदास। प्यार से बोलो ना, कालिदास। कालिदास क्यों बोल रहे हैं, है ना? तो कालीचरण नहीं, कालीचरण, कालिदास, है ना? अब देखिए, कैलाश, जागृत, श्रृंगार और शुश्रूषा, इसका आंसर बताइएगा। मुझे मालूम है बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये वाला गलत कर देते हैं, कैलाश ऐसा कर लेते हैं। भाई साहब ये गलत है, कैलाश शुद्ध ऐसा ही लिखा जाता है, जो सिंपल सा आती है ना वही आती है। तो कैलाश ये बिल्कुल सही है। जागृत, यह भी सही है, जागृत, जागृत, जागृत नहीं होता है, आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम में, जागृत लिख देगा, नहीं, जागृत सही है। शुश्रूषा, 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 यह भी सही है। और श्रृंगार वाला दोस्तों गलत है। क्यों गलत है जरा बताइएगा? यह भी यूकेएसएससी के द्वारा पूछा गया है। देखिए दोस्तों, आपके लिए वो प्रश्न रखे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। कोशिश की है कि ऐसे प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाए जो आपका सिलेक्शन करवा दे। बस दोस्तों, हमें आपका सिलेक्शन करवाना है, इसलिए जब आपका सिलेक्शन होगा तब भी हमारी यहां पर जीत होगी। श्रृंगार ऐसा नहीं लिखा जाता है दोस्तों, श्रृंगार में एक सिंपल आता है, श्रृंगार, ध्यान रखिएगा, श्रृंगार। समझ गए ना? ये डबल दांत दिखाई दे रही है यहां पर, ये नहीं होता वैसे, ये इसका कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर जो नीचे आपको ये डबल आर दिखा रहे ना, ये वाली रा, ये वाला, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो श्रृंगार सिंपल ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पे 149, 150। अंक का अनेकार्थी शब्द क्या है? अंक का, तो देखिए सबसे पहले अंक था गोद, भाग्य, संख्या या फिर शरीर। तो आपको बताना है कि जो यहां पर अंक है इसका मतलब क्या नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, अंक की बात करते हैं, तो अंक की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहां पे डी मिलेगा। वो अंक था, ये अंक है। अंक का मतलब शरीर नहीं है, ये भाग्य होता है, संख्या होता है, गोद भी होता है। क्वेश्चन नंबर 150 पूछा है कि अनेकार्थी शब्द में कोटि का अर्थ नहीं है। कोटि का अर्थ, अनेकार्थी, देखो दोस्तों, एकार्थी, अनेकार्थी ये बहुत सरल होते हैं, याद एक ही बार में हो जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि पढ़ना पड़ता है। भाई साहब आप ये सोचते हैं कि ये आपको आएंगे और जब एग्जाम में आते हैं फिर आप कंफ्यूज होते हैं, यार क्या इतना सरल क्वेश्चन मैं गलत करके आया हूं, अरे पढ़ लेता तो क्या नुकसान चले जाता। तो भाई साहब जो मेहनत करना नहीं छोड़ेगा ना, जो मेहनत करेगा, लगातार करते रहेगा, सफलता भी उसी को मिलेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इसे इग्नोर करके चलता हूं तो फिर यहां पर उम्मीद रखने की कोई फायदा नहीं है। कंपटीशन आपका हजारों से है, लाखों से है। तो ध्यान रखिएगा, मेहनत करते जाना है। बाकी जो भी होगा किस्मत के भरोसे होगा, किस्मत में रख दो, लेकिन मेहनत हमारी होनी चाहिए। मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। अनेकार्थी शब्द में कोटि का अर्थ नहीं है धन, धनुष की नोक, करोड़ या फिर वर्ग। कोटि, देखिए कोटि का मतलब करोड़ तो होता है, तो ये बिल्कुल सही है। कोटि, धन, धनुष की नोक या फिर धनुष वर्ग, कौन सा यहां पे सही होगा? तो जी हाँ, ऑप्शन ए ही होगा। कोटि का मतलब धन से नहीं होगा। धनुष की नोक को भी कहते हैं, करोड़ भी होता है, वर्ग भी होता है। बोलते हैं ना इस कोटि का है, ये इस वर्ग का है, तो धनुष की नोक को भी कहा जाता है। कोटि का मतलब करोड़ से होगा, धन से इसका मतलब नहीं होने वाला है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 151, 152। अर्क का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अर्क का, देखिए अर्क, सूर्य, सत्व, तांबा या फिर शिव, कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है अर्क का? तो जी हां, इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर डी मिलेगा। शिव भगवान जी का अर्क कहते हैं सूर्य को। सत्व भी होता है, तांबा भी होता है, भगवान जी शिव का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 152, अंबुज और अंबुद। अंबुज और अंबुद, और मैं एक प्रश्न आपको देता हूं, ये जो अंबुज और अंबुद है ना, इनके पर्यायवाची याद करके जाना। 10-10 पर्यायवाची शब्द इन दोनों के याद करके जाना। अगर आपको 10 याद है, 10 के 10, तो आप ये करना कि 5 बार और ढूंढ के लाना और 5 के 5 याद करके जाना। अंबुज, देखिए दोस्तों, एक है जल, एक है बादल, एक है कमल, जल, बादल, कमल, इसके अलावा समुद्र। ये ऐसे पर्यायवाची शब्द है कि आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा, यानी एक एग्जाम छोड़कर दूसरे एग्जाम में आपको इन चारों में से एक देखने को मिल ही जाएगा। तो बेहद इंपॉर्टेंट है। अंबुज की बात करते हैं। अंबुज, ज, जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला। अंबु कहते हैं पानी को, पानी में जन्म लेने वाला कौन? कमल होगा। यानी ये दोनों कटे।
फिर देखिए अम्बुद द यानी पानी, अम्बु मतलब जल, द मतलब देने वाला। तो देता कौन है? समुद्र देता है या बादल देता है? नहीं, जो यहां पर समुद्र है वो तो धारण करता है, धारण करता है। इसका मतलब यहां पर धी आता, अम्बुद्धि होता तो समुद्र होता, और ये अम्बुद है इसलिए देने वाला है, तो ये बादल होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। समझ गए हो ना दोस्तों? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 153 154, अभिराम अविराम। देखिए दोस्तों, परसों की क्लास में बताया था ना हिंदी में अभिराम वाला आया था, यहीं से आपके लिए रखा है, जरा बताइए। देखिए अभिराम अभिराम परसों भी बताया था। अभिराम का मतलब होता है कि मैं तो बड़ा अभिराम हूं, भले ही होऊंगा नहीं होऊंगा अलग बात है, लेकिन अभिराम का मतलब होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर। और अविराम जो भाई साहब रुके ही नहीं, लगातार चलता रहे, तो यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदर लगातार, सुंदर लगातार, है ना। अपर, अवर और अपर दोनों का अर्थ बताइए जरा। अवर बोलते हैं, अवर ये अभियंता है, ये अवर अभियंता है भाई साहब, बताइएगा। और ये अपर है, अपर, अपर का मतलब क्या होगा? अपर, ये भाई साहब अपर है, अपर चला गया, ये दूसरा हो गया है। तो देखिए अवर का मतलब होता है छोटा यानी निम्न टाइप का, और अपर का मतलब होता है दूसरा या अन्य। तो 154 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 155 56 और 57। देखिए हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, कारकों की संख्या आपको बतानी है 7 8 9 और 6। तो राइट आंसर आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 मिलने वाले हैं, कर्ता कर्म करण, है ना। ये जो कारक है ये इसके अंतर्गत आते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा का भेद नहीं, भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर आपको संज्ञा के भेद बताने हैं। 5 8 9 या फिर 4। क्वेश्चन नंबर 156 और आंसर आपको देखना है, इसका सही आंसर क्या होने वाला है 156 का। तो जी हां, देखिए अर्थ के आधार पर बात करते हैं, तो अर्थ के आधार पर होता है यहां पर 5। कौन कौन से होते हैं? जाति, व्यक्ति, भाव, द्रव्य और समूह। जातिवाचक, जहां पे जाति का बोध होता है, यानी पंडित हो गया है, पंडित एक जात है ना। यहां पर राजपूत हो गया, एक जात है। ये मुस्लिम हो गए हैं, ये एक जात हो गए। ये हिंदू हो गए हैं, ये एक जात होगी, है ना। तो जातिवाचक संज्ञा ये आती है। व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति का स्पेशल नाम, मेरा नाम मोहित है, तो मोहित क्या हो गया? व्यक्ति में आ गया है। आपका नाम क्या है? आपका नाम करिश्मा कपूर है, तो करिश्मा ये हो गया है। आपका नाम कीर्ति सुरेश है, तो कीर्ति सुरेश हो गया है ना। अब देखिए भाववाचक, जिसमें भाव हो, द्रव्य और समूह। तो द्रव्यवाचक यहां पर ये हो गया, यानी संख्या से गिने जाती है, और समूहवाचक यानी समूह के रूप में। क्वेश्चन नंबर 157, निम्न में से कौन सा जातिवाचक संख्या का उदाहरण नहीं है? जातिवाचक का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। कुर्सी, रामायण, भूकंप, चाकू। बताइएगा जरा, इसमें कौन सा यहां पर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? देखिए जातिवाचक मतलब जाति का बोध कराता है, संपूर्ण एक जाति का बोध करा दे। कुर्सी, देखिए कुर्सी का मतलब, कुर्सी तो बहुत सारे हो सकते हैं, पूरी उनकी जात आ गई भाई साहब। कुर्सी कौन सी वाली कुर्सी? बैठने वाली कुर्सी, घूमने वाली कुर्सी, चरखा वाली कुर्सी, हर प्रकार की कुर्सी, तो ये जाति में आ गया है। भूकंप, प्राकृतिक जितने भी आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं वो जाति के अंतर्गत आते हैं। चाकू, चाकू भी तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं ना, एक छुरी वाला हो सकता है, एक आलू काटने वाला हो सकता है, एक आलू छिलने वाला हो सकता है ना। तो देखिए रामायण इसका सही होगा। रामायण यानी एक नाम है, ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। देखिए वस्तु, पशु, पक्षी, प्राकृतिक तत्व, पद, रिश्तेदार आदि का नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। 58 59 189 159 और 159 158 और 159। पंडित जी कई बार देश के लिए जेल गए हैं, तो पंडित जी में कौन सा यहां पर संज्ञा है? इसका आंसर बताइए। अभी आपको बताया था जो पंडित है ये एक जाति का बोध करा रहे हैं, तो जातिवाचक होगा। अब आंसर बताइए इसका क्या होगा। और जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए पे जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो भाई साहब ये गलत है, आप गलत होंगे, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक होगा। क्यों होगा? देखिए दोस्तों, जब कोई भी जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो, तब वे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होती है। अब यहां पर जो पंडित बोला है ना, पंडित का मतलब सभी पंडितों से थोड़ी ना है। पंडित का मतलब यहां पे जवाहरलाल नेहरू जी से है, केवल एक व्यक्ति से है, तो इसका मतलब यहां पर ये क्या होगा? ये व्यक्तिवाचक होगा। 159 देखिए, कलयुग में हरिश्चंद्रों की संख्या बहुत कम है। अब यहां पे बोला है कि हरिश्चंद्रों की संख्या बहुत कम है, तो बताइए जरा हरिश्चंद्रों की संख्या मतलब, हरिश्चंद्र का मतलब जो सदा सत्य बोलते हैं, आज के जमाने में कोई नहीं है ना, तो यह भी बहुत कम है कि नहीं है, ऐसा लिखना था। फिर भी कलयुग में हरिश्चंद्रों की संख्या बहुत कम है। जाति, व्यक्ति, भाव या फिर समूह। क्वेश्चन नंबर यहां पर 159। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर जो मिलने वाला है ये मिलेगा आपको। तो हरिश्चंद्रों,
तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक यहां पर हो जाएगा। अब कंफ्यूज यहां पे हुए होंगे कुछ स्टूडेंट, जिन्होंने पहले पढ़ा होगा उन्हें तो अच्छे से आता होगा। देखिए, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध ना कराकर उसके गुण दोष का बोध कराती है, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे एक चीज आपने देखा होगा कि कलयुग में हरिश्चंद्रों की संख्या बहुत कम है। हरिश्चंद्र नहीं बोला है, हरिश्चंद्रों की संख्या बोली है, उसके गुणों को व्यक्त कर रहा है, तो इसका मतलब जातिवाचक में आ गया। बोले आजकल ऐसे बोलते हैं ना कि आजकल जयचंद्रों की कमी नहीं है, जो विभीषण है उनकी कमी, विभीषणों की कमी नहीं है, तो ये जातिवाचक के अंतर्गत आ जाता है। फिर ये व्यक्तिवाचक नहीं होता है, जातिवाचक के अंतर्गत आ जाता है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 160, 161 और 162। वह शब्द जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, बताइएगा इसका आंसर। जनता, दर्शन, हस्ताक्षर और आंसू। तो देखिए इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर मिलेगा, एक वचन में जो हमेशा प्रयुक्त होता है। तो जी हां दोस्तों, ये होगा ऑप्शन नंबर यहां पर आंसू। दिल के अरमा आंसू बनकर बह गए। भाई साहब, ऐसा थोड़ी ना बोला जाता है कि दिल के अरमा आंसू बनकर बह गया, नहीं बोला जाता ना, बह गए। तो इसका मतलब हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा। हस्ताक्षर किए जाते हैं, किया नहीं जाता, ठीक है। दर्शन होते हैं, होता नहीं है। जनता, भीड़ होती है दोस्तों, होते नहीं है। तो जनता होते हैं क्या? जनता होती है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। वाक्य में प्रयोग कीजिए, आंसर आ जाएगा। जनता एक वचन में प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है यहां पे, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा? तो ये देखिए दोस्तों, एग्जांपल से याद कीजिएगा। दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, ये क्या आएंगे? हमेशा बहुवचन में प्रयोग आएंगे। फिर देखिए 161 आपने देख लिया है, पूछा है कि यहां पे कि बहुवचन में प्रयोग होता है। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? माल, सोना, सामान और प्राण। देखिए माल, माल का मतलब सोना, चांदी, तांबा, है ना, पैसे, भाई साहब पैसे, है ना। तो माल, प्राण, सोना या सामान। तो देखिए माल होता है एक वचन में, सोना भी एक वचन में, जो यहां पे धातु टाइप के आते हैं ना, सोना, चांदी, तांबा, ये आएंगे एक वचन में। सामान, सामान भी एक वचन में आएगा। लेकिन जो प्राण है, ये प्राण हमेशा बहुवचन में ही आता है। बोलते हैं ना कि यार उसके प्राण पखेरु हो गए कि हो गया, नहीं, हो गए यानी बहुवचन में। होश में कौन सा वचन आएगा? होश वालों को खबर क्या, है ना, क्या चीज है पता नहीं। तो बताइएगा जरा, होश में कौन सा वचन होता है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या फिर इनमें से कोई नहीं। जगजीत सिंह की गजल है ना कि होश वालों को खबर क्या, आशिकी क्या चीज है, कुछ ऐसा है। तो देखिए एक वचन, होश वालों को, तो होश वालों को, होश वाले को नहीं, होश वालों को यानी बहुवचन। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पे होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 163, 164 और 165। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, परिभाषा है, आप इन सभी की परिभाषा याद करके जाना, आपके लिए होमवर्क है उत्तराखंड पुलिस के के लिए। वैसे मालूम होगा, फिर भी याद करके जाना। इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वनाम। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? तो जी हां, इनकी संख्या 11 है, 6 है, 9 है या फिर 22 है। क्या मिलने वाला है 164 का? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए भी मिलेगा। 11 होते हैं सर्वनाम, और कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 165 का सही आंसर क्या मिलने वाला है? तो कर्म के आधार पर जो होते हैं ना, दो ही होते हैं, एक तो सकर्मक होगा और एक अकर्मक होगा। सकर्मक जिसमें कर्म साथ में हो, अकर्मक जिसमें कर्म साथ में न हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। देखो 166 और 167 है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? राम हंसता है, सोहन गाता है, राधा दौड़ती है, कविता सेब खाती है। समझ चुके होंगे सकर्मक क्या होता है? जिसमें कर्म साथ में होता है, जिसमें कर्म साथ में होता है। तो राम हंसता है, राम किसको हंसता है? तो क्या किसको लगाकर आंसर मिल जाता है सकर्मक में? तो राम हंसता है, राम किसको हंसता है भाई साहब पता नहीं। सोहन गाता है, सोहन किसको गाता है, क्या गाता है नहीं मालूम। कविता सेब खाती है, सविता क्या खाती है, किसको खाती है, सेब को खाती है। तो आंसर मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सकर्मक होगा। जिसमें आंसर नहीं मिले तो समझ आएगा वो क्या होगा, अकर्मक होगा। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया, तुम स्कूल जाते हो, कहां जाते हैं, किसको जाते हो, क्या जाते हो, स्कूल जाते हो। रानी घास काटते, क्या काटती है, घास काटती है। आंसर मिल रहा है ना। सोहन रोता है, सोहन रोता है, राजीव फल खाता है। तो बताएगा इसमें क्या आंसर आएगा? तो जी हाँ दोस्तों, यहां पर मिलेगा ऑप्शन नंबर, यहां पे आपको मिलेगा यहां पे बी, सोहन रोता है। इसमें किसी भी प्रकार का कर्म नहीं है, बाकी सभी में आपको कर्म दिख रहा है, स्कूल, घास, फल, है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 168। राहुल गया, भाई साहब राहुल गया, कहां गया? आर्मी की भर्ती होने के लिए गया।
तो राहुल गया में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या फिर पूर्ण भूतकाल? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। राहुल गया, बताइएगा इसका आंसर। तो राहुल गया, राहुल गया, राहुल गया किसको छोड़कर? पारो को छोड़कर। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर, मिलेगा ऑप्शन नंबर, जी हां राहुल गया, यानी सामान्य सी बात की गई है। देखिए दोस्तों, सामान्य भूतकाल मतलब क्रिया के बीते हुए समय का जहां निश्चित ज्ञान ना ही होता है वहां पर सामान्य भूतकाल होता है। राहुल गया, ठीक है, इसका मतलब हमें काल का पता नहीं है, निश्चित काल का। यह बात तो क्लियर है कि हो चुका है, यानी चला जा चुका है, भूत में आ चुका है, लेकिन समय का पता नहीं कब हुआ था। तो यह आता है किसमें? सामान्य भूतकाल में। यहां पर देखिए कुछ समय पहले हमने आपको कुछ पहचान बताई थी। सामान्य भूतकाल के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे यहां पर बोला ना, जैसे धातु, इसके बाद आ, ई, ए, चुका, चुकी, चुके, या, ये, ई। एक बार जूम कर लेता हूं आपके लिए, परसों की क्लास जिन्होंने देखी होगी वैसे तो मालूम होगा, फिर भी एक रिवाइज कर लीजिए। देखिए सामान्य भूतकाल में जैसे कविता ने पुस्तक पढ़ी, ये लिखा था हमने, कविता ने पुस्तक पढ़ी। अब देखिए भाई साहब, पुस्तक तो उसने पढ़ी है, ये बात सही है, भूतकाल में ही पढ़ी होगी, है ना। तो सिंपल पढ़ी लिखा यहां पे, इसका मतलब क्या हो गया? ये पहले का काल है, यानी यहां पर क्या हो गया? समय का बोध नहीं हो रहा है, कौन से समय पहले, कितने समय पहले हुआ था। तो इसका मतलब यहां पर यह हो गया है कि यह सामान्य भूतकाल हो गया है। अगर किसी भी क्रिया के पीछे, मूल धातु के पीछे आ, ई, देखो आ, ई, ए, चुका, चुकी, चुके, या ये ई आता है, या ये ई, तो इसका मतलब क्या होगा? ये क्या हो गए? ये सामान्य भूतकाल होंगे। और इसी सामान्य भूतकाल में आपने ये जोड़ दिया है, क्या है, हु, ला 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 ला, हु, तो है, हु है। अगर इस प्रकार के आपने शब्द जोड़ दिया है तो आसन भूतकाल में आ जाता है। राहुल गया, राहुल गया है, राहुल गया है, तो इसका मतलब ये आसन भूतकाल में, ठीक है। और राहुल गया है सामान्य भूतकाल में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, फिर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 169। यदि वह पढ़ता तो परीक्षा उत्तीर्ण हो जाता, इसमें कौन सा काल का प्रयोग हुआ है? यदि वह पढ़ता परीक्षा उत्तीर्ण हो जाता, इसमें कौन सा काल का प्रयोग हुआ है? सामान्य, आसन, हेतु, मदभूत और पूर्ण भूत। तो पूर्ण भूत का मतलब तो हो गया भाई साहब कि वो पूरा भूत बन चुका है ना, पूरा भूत बन चुका है, मतलब उसका एकदम सर्वनाश हो चुका है। तो बताइएगा जरा क्वेश्चन नंबर 169 का। तो जी हां दोस्तों, यहां पर देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हेतु मदभूत। अब क्यों होगा? देखिए क्रिया के जिस रूप में हमें यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं होती है, तो वह हेतु मदभूत कहा जाता है। यदि वह पढ़ता तो परीक्षा उत्तीर्ण हो जाता, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी हो जाती, है ना। तो यहां पर मतलब जो होता है कि यानी यहां पर यह पता चले कि क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया होने वाली थी लेकिन नहीं होती, तो वहां पर क्या आता है कि हेतु मद भूत वाला आता है, ठीक है, मदमस्त वाला भूत आता है। आसन आपने देख लिया है और सामान्य भी आपने देख लिया है, और पूर्ण भूत का मतलब जो चीज हो चुकी है, राम स्कूल गया था, थे, थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 170 से 175 तक है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आंसर देना है 1 2 3 4 5, 70 से 75, ठीक है। ये 70 हो गया, 71, 72, 73, 74 और 75 सिंह, 71 सिंह, 72 सिंह, 73 सिंह, 74 सिंह, 75 सिंह। ये बताएगा ये किस फिल्म का डायलॉग है, बताइएगा। 75 सिंह, 76 सिंह, बताइए। तो देखिए 170 में आपको बताना है, शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है, पक्षी वृंद, पक्ष वृंद, या फिर इनमें से कोई नहीं। शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है 170 में कौन सा है। 170 के आगे ABCD लिखते जाइए। तो पक्षी वृंद, तो ऑप्शन बी यहां पर होगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बार पहले भी आपको बताया है, गण, वृंद, भक्त, परिषद, ये शब्द आपको अगर कहीं किसी के पीछे लिखा दिखाई दे तो उसके जो आगे वाली मात्रा होगी वो छोटी होगी। जैसे बात करें, जैसे एग्जांपल, जैसे बात करें, यह है मंत्री, परिषद, यहां पे प्लस कर लेता हूं, यह मंत्री है, मंत्री में बड़ी की मात्रा आती है, परिषद ये शब्द है। अगर आप इसे जोड़कर लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, मंत्री परिषद, लिखोगे ना, तो इसका मतलब इसने आगे वाली मात्रा को छोटी कर दी है। तो ध्यान रखिएगा, ये आगे वाली मात्रा को छोटी कर देते हैं अगर बड़ी ई की मात्रा आपको कहीं पे दिखती है तो। क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए, फिर यहीं पर देखिए सेम एग्जांपल 171 का आपको मिल जाएगा, स्वामी भक्त, स्वामी भक्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हां, जैसे अभी बताया ना, गण, वृंद, भक्त जुड़ जाएगा, आगे वाला छोटा हो जाएगा, स्वामी भक्त यहां पर सही होगा, यानी ए वाला।
तत्वधान, तत्वधान, तत्वधान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए यहां पर सही होगा, तत्वधान। आदाता, फिर आदाता और फिर वा, यानी दो आदिता आती है तत्वधान में। तत्वधान, 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 है ना। क्वेश्चन नंबर 173, सरोजिनी, सरोजिनी, सरोजिनी या फिर सरोजनी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पर मिलने वाला है आपको बी, सरोजिनी। अब देखिए यहां पर 174वां है, द्वारका, द्वारिका, द्वारिके, द्वारका, द्वारका, बताइएगा। तो जी हां, ऑप्शन नंबर ए आपको मिलेगा, द्वारका सही होता है। ध्यान रखिएगा, द्वारका, द्वारका, ठीक है, द्वारका। क्वेश्चन नंबर यहां पर है ए कि साहित्यिक, साहित्यिक, साहित्यायिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हां, इसका आंसर मिलेगा यहां पर ए ही मिलने वाला है, साहित्यिक यहां पर सही होता है। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। अगले पे चलते हैं 176 से 179। ये पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है कि असंगत पर्यायवाची का चयन करें। असंगत आपको छाटना है, जो मेल नहीं खाता इसमें से। हवा, वात, समीरण। देखिए ये 176 है, 176 यहां पे लिख लेता हूं मैं, 176, 77, 78, 79 आंसर देते जाएगा। हवा, वात, समीरण या फिर अनल, कौन सा अलग है यहां पे बताइएगा। तो जी हां, आप देने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी अनल। अनल का मतलब होता है आग से, और यहीं पर अगर ऐसा लिखा जाता अनिल तो अनिल सही हो जाता, यानी हवा से। राकापति, मृगांक, कीश या फिर रजनीश, कौन सा असंगत है बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर मिलेगा सी, यानी कीश। भाई साहब जो कीश होता है ना, कीश का मतलब होता है चंचल से, यानी कहें तो बंदर से, मृग शाखा से। बंदर, ये बंदर लिख लिया मैंने, बंदर, बंदर, ठीक है, बंदर, बंदर। तो कीश का मतलब बंदर से होता है। रजनीश, रजनी का स्वामी। राकापति, मृगांक, और हमारा यूकेएससी तो अभी इतना धन्य है, इसने राका को क्या कहा था, ये क्या है, चंद्रमा है। तो थोड़ा सा बात जरूर है, पर फिर भी। चंचरीक, चिकुर, सिलमुख, अली, बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, आंसर देने वाले हैं ऑप्शन नंबर आप, जी हाँ, आप देने वाले हो ऑप्शन नंबर बी। भाई साहब मैंने एक बार पहले जब आपको ये करवाया था ना, तब मैंने आपको बोला था कि आपको जो चिकुर याद करना है ना, आपको आपसे ऐसा बोलना है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो हूं ना यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर अपने चिकुर बना रहा हूं, चिकुर बना रहा हूं, यानी मैं अपने बाल बना रहा हूं। ठीक है, तो चिकुर का मतलब होता है बाल, केश। ठीक है, अगला पे चलते हैं 79 पे। यहां पर पूछा है कि कामिनी, वामा, कुंतल और भामा। तो देखिए दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें ना, ये आपको मिलेगा ऑप्शन सी मिलेगा, यानी कुंतल यहां पर आपको सही मिलने वाला है। और कुंतल का मतलब भी यहां पर आपको मिलेगा ऑप्शन, यहां पर जो ये है ना बाल वाले चिकुर वाला, इसी से मिलता है। भाई साहब इसे केशु भी कहते हैं, और केशु से एक लाइन है खान साहब की, ये सुंदल से गेसु, ये आरिज गुलाबी, फना हमको करना दे आपका ये मुस्कुराना, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों, काले काले जुल्फे हम पे न डालो। तो देखिए यहां पर ये था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 180वां। इंदु पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। इंदु पत्रिका पूछा गया है और इसका प्रकाशन आपको बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर जयशंकर प्रसाद। तो 180 का राइट आंसर आपको क्या मिलने वाला है। तो जी हाँ, इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर मिलेगा डी, यानी जयशंकर प्रसाद, ये सही है। तितली उपन्यास के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। बहुत फेमस उपन्यास है तितली उपन्यास, तो इसका आंसर आपको देखना है। तो जी हाँ, इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर भी ए मिलने वाला है, यानी जयशंकर प्रसाद जी मिलने वाले हैं। और जयशंकर प्रसाद जी को एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। 1889 में इनका जन्म वाराणसी में होता है। 1889 में जन्म होता है, वाराणसी में होता है। देखिए इन्हें कलाधर के नाम से जानते हैं, कलाधर इनका उपनाम है। झारखंडी इन्हें कहते हैं, नाटक सम्राट इन्हें कहा जाता है, और आधुनिक कविता के सुमेरु इन्हें कहा जाता है। तो जयशंकर प्रसाद जी हो गए हैं। और यहां पर देखिए दोस्तों, उपन्यास की बात करते हैं, 3 महत्वपूर्ण उपन्यास है। एक है कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल, तितली, इरावती, ये इनके उपन्यास है। और इरावती की बात करते हैं तो ये इनका अपूर्ण उपन्यास है, जो कंप्लीट नहीं हुआ है। जयशंकर प्रसाद जी के 3 महत्वपूर्ण उपन्यास, कंकाल, तितली, इरावती। अब जरा यहां पर देखिए कुछ नाटक है।
चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ये महत्वपूर्ण उपन्यास है इनके। जन्मेजय का नागयज्ञ, धर्मस्वामिनी, राजश्री, यानी जो ऐतिहासिक जो नाटक है ना दोस्तों, अगर आपको कोई ऑप्शन में नहीं आता ना तो आप सीधा कहां पे चले जाना, जयशंकर प्रसाद जी के पास चले जाना। और कामना भी इनकी क्या है, यहां पर एक नाटक है। बाकी दोस्तों यहां पर देखोगे करुणालय हो गया, एक घूंट नाटक, ये प्रथम एकांकी है। प्रथम एकांकी कौन है, एक घूंट है, और जयशंकर प्रसाद जी की यहां पर यह है। बाकी दोस्तों यहां पर आप देखोगे इनके कुछ कहानी संग्रह है। और वैसे तो इंपोर्टेंट की बात करें तो कामायनी सबसे इंपोर्टेंट है। आत्मकथा इनकी एक प्रकार की आत्मकथा के टाइप की है जो काफी इंपोर्टेंट है। उर्वशी इनका एक प्रथम काव्य भी है। कामायनी इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, बेहद 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 इंपॉर्टेंट रचना है। और कामायनी कहानी संग्रह यहां पर यह है। आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, छाया, सबसे इंपॉर्टेंट रचना लिखी है। देखिए दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी इतने महान है ना, इनकी हर एक रचना अपने आप में क्या है, एक खजाना है, बहुत महत्वपूर्ण खजाना है। तो याद करना तो सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन एक बार पढ़ के जाएगा, क्या पता आपको ये याद हो जाए और आपके क्वेश्चन में भी बन जाए और आपका सिलेक्शन ये करवा दे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्टिमार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर रसकान? 182 का। तो इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर मिलने वाला है, यहां पर जी हां दोस्तों यह मिलेगा ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा सूरदास जी का। भ्रमर गीत की बात करते हैं तो भ्रमर गीत, तो जी हां भ्रमर गीत भी यहीं पर है सूरदास जी। अब जरा यहां पर देखिए सूरदास जी के बारे में। जन्म होता है 1478 रेणुका क्षेत्र में होता है, आगरा के आसपास सिही ग्राम में। अब यहां पर देखेंगे, देखिए रामदास पिता का नाम, वल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम, सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, दशम कंद, स्कंद टीका, नाग टीला, गोवर्धन टीला, सूर पचीसी। देखिए सूर सागर, सूर सुरावली, साहित्य लहरी, ये इंपॉर्टेंट है, साहित्य लहरी ध्यान रखिएगा। ये क्या है, इनकी रचना है। ब्रज भाषा का वाल्मीकि इन्हें कहते हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज इन्हें कहते हैं। अष्टछाप कवि में सबसे प्रमुख कवि में से ये हुए हैं। और वात्सल्य रस के सम्राट भी इन्हें कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। बाकी दोस्तों यहां पर ये भ्रमर गीत जो रचना है ये एनसीईआरटी बेस पर है, आपके सिलेबस में है। उद्धो तुम हो अति बड़भागी, आने वाले एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि यह जो रचना है ये किसकी है? उद्धो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, मतलब ये लाइन है ये भ्रमर गीत से ली गई है। और ये है अष्टछाप के जो प्रमुख कवि हैं सूरदास जी। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। और अष्टछाप के ये 8 कवि का नाम यहां पर ये है। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णादास, इनके गुरु वल्लभाचार्य होते हैं। छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज स्वामी, नंददास, इनके गुरु विठलनाथ दास होते हैं। 184 का क्वेश्चन है कि कमल का पर्यायवाची नहीं है, राकापति, कोकनद, अब्ज या फिर यहां पर है उत्पल। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर, जी हां सबसे पहले आपको बताया था राकापति ये चंद्रमा का होता है। कमल की बात करते हैं, जलज, पंकज, राजीव, जलज, पंकज, राजीव, उत्पल, देखिए उत्पल। और यहीं पर अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऊपर लिख दूं तब क्या हो जाएगा, ऊपर लिख दूं तब ये हो जाएगा। यानी यहां पर अगर बात करें तो ये हो जाता है, ऊपर बात करें तो ये पत्थर का हो जाता है, पत्थर। और पत्थर का तत्सम होता है प्रस्तर। खैर यहां पर देखिए नलिन, अंबुज, शतदल, कोकनद, इंदिवर, इंदिवर, शतदल, शतपत्र, सत यानी 100 पत्तों वाला, शतदल 100 पंखुड़ियों वाला, अंबुज यानी अंब यानी पानी में जन्म लेने वाला, अब्ज, नीरज, तामरस, सरसिज, ये कमल के पर्यायवाची है। जो सबसे महत्वपूर्ण है, जितने भी इंपोर्टेंट है, कमल सबसे इंपोर्टेंट में से है, इसे याद कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भूरी भूरी खाक धूल किसकी रचना है? देखिए दोस्तों ये है यूकेएसएससी का प्रश्न है, अभी वीडियो में पूछा था वहीं से हमने रखा है। और इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर डी, मुक्तिबोध मिलने वाला है। नया खून पत्रिका का तो यह जो संपादन किया है यह भी किया है, ऑप्शन नंबर यहां पर किया है, ऑप्शन नंबर यहां पर मुक्तिबोध ने किया है, डी ने किया है। देखिए दोस्तों यहां पर मुक्तिबोध जी की रचना है। कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, और यहीं पर बात करें अंधेरे में, ये इनकी प्रसिद्ध कविता संग्रह है। निबंध की बात करें, एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये इस प्रकार की जो नई नई आपको ऐसा दिखाई देना तो समझ आने गजानंद माधव मुक्तिबोध के हैं। प्रमुख मार्क्सवादी कविधारा इनकी विचारधारा रही है, गजानंद माधव मुक्तिबोध। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए एक प्रश्न यह भी ध्यान रखना कि जो ये गजानंद माधव मुक्तिबोध है ना, इन्हें फैंटेसी कवि के नाम से जाना जाता है। फैंटेसी कवि के नाम से किसे जाना जाता है? गजानंद माधव मुक्तिबोध को ही जाना जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, जरा बताइए 187 88 में।
तो देखिए शुद्ध वर्तनी की बात करें तो यहां पे आपको मिलेगा ऑप्शन 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 बी मिलने वाला है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, ध्यान रखिएगा, अतिशयोक्ति मत करना, अतिशयोक्ति होता है। शुद्ध शब्द का चयन करें, उज्जवल, 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 बताइए कौन सा सही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आज हमने लगभग 20 के आसपास आपको इंपॉर्टेंट, 20 नहीं 30 के आसपास शुद्ध शब्द भी बताए हैं क्वेश्चन के माध्यम से, 4 ऑप्शन देके, और सबसे इंपॉर्टेंट वाले ये हैं। तो देखिए उज्जवल होता है, ध्यान रखिएगा, उ फिर आधा जा और फिर वा, उज्जवल, उज्जवल, उज्जवल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 190 तक है, 89 90। इसमें स्त्रीलिंग शब्द का आपको पता करना है। ये 189 है, ये 190 का है। क्रोध, बुढ़ापा, छाया या फिर चैन। तो देखिए स्त्रीलिंग शब्द है, आपको वाक्य में प्रयोग करना है। क्रोध, क्रोध आ रही है, किसे आ रही है? क्रोध, क्रोध आता है ना, तो ये तो पुल्लिंग होगा। बुढ़ापा आता है, बिल्कुल आती नहीं है, ये भी पुल्लिंग होगा। चैन होती है कि होता है? चैन होता है, जब आपका पुलिस में चैन होगा ना, होगा, होगी नहीं ना, होगा, होता है, तो होता है यानी पुल्लिंग में आएगा। छाया होती है, छाया पड़ती है भाई साहब, छाया, पेड़ की ठंडी छाया, छाया पड़ती है, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। संविधान, प्रवेश, परिवहन, गवेषणा। देखिए दोस्तों, ये पूछा गया प्रश्न है, आपके लिए वहीं पर रखा है और यूकेएसएससी का ये प्रश्न है। तो यहां पर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जी हां डी मिलने वाला है, गवेषणा मिलेगा। गवेषणा का मतलब होता है, गवेषणा कहते हैं अनुसंधान को, रिसर्च को। तो जो रिसर्च होती है वो की जाती है, ना कि किया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 91 92 यानी 191 92। पुल्लिंग शब्द का चयन करें, सोमवार, हिंदी, देवनागरी, नदी, बनावट, मित्रता, दही और गंगा। दोनों में आपको बताना है, 91 और 192 वाला है। तो देखिए दोस्तों, पुल्लिंग शब्द का चयन करें तो यहां पर जो आपको मिलने वाला है ये मिलेगा ऑप्शन नंबर ए यानी सोमवार। दिनों के वार, महीनों के वार मुख्यतः क्या होते हैं? ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं, है ना। भाषा के नाम, नदी के नाम, हिंदी के हिंदी हो गया, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। बनावट, मित्रता, दही, गंगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और दही आपको मिलने वाला है आंसर में यानी ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोहन चारपाई पर जाते ही सो गया में कौन सी क्रिया है? देखिए, सोहन चारपाई पर जाते ही सो गया है, इसमें कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक या अनुकर्मणिका या फिर इनमें से कोई नहीं? नन ऑफ दीज, आंसर दीजिए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर मिलने वाला है आपको ऑप्शन नंबर यहां पर मिलेगा सी यानी पूर्वकालिक क्रिया। देखिए पूर्वकालिक का मतलब जिसमें दो क्रियाएं होती है, एक क्रिया थोड़ी देर पहले ही होती है। पहचान की बात करते हैं, इसकी इन क्रियाओं की पहचान कैसी होती है? कर आपको कहीं पे दिखाई दे, करके आपको दिखाई दे, ही, ते, इस प्रकार के जो शब्द है वो आपको पूर्वकालिक क्रिया की पहचान कराते हैं। जैसे मोहन खाना खाकर सो गया, खाकर, खाकर, कर आया ना पीछे, समझ जाना। राम आते ही सोमन चला गया, आते ही, तो ये क्या आएंगे? ये पूर्वकालिक क्रिया की पहचान होती है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, प्रेरणार्थक क्या ना, जहां पर आपको प्रेरणा दी जा रही है, लेटना तो आप अपने आप लेट रहे हो भाई साहब, हम थोड़ी लेट आ रहे हैं ना। तो जाना, पढ़ना, जितवाना, तो जी हाँ ऑप्शन डी होगा। पढ़ाना होता तो प्रेरणार्थक होता। वाक्य का चयन करना है, उपरोक्त वाक्य सही है, वह कमरे में सो गया है, लड़की सीधी है, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। तो देखिए दोस्तों, आंसर क्या होने वाला है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर मिलेगा नहीं, ये मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर, जी हाँ दोस्तों, यहां पर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त वाक्य सही है। देखिए उपरोक्त नहीं होना चाहिए, यहां पे उपयुक्त होना चाहिए। उपरोक्त गलत शब्द होता है, उपयुक्त सही होता है। वह कमरे में सो गया है, इसका आंसर आपको देखना है। वह कमरे में सो गया, यह भी बिल्कुल सही है ना। लड़की सीधी है, बिल्कुल दोस्तों लड़की सीधी है, यह सही बात है, यह शुद्ध होता है। और भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, तो यह भी अच्छा बात है, स्वादिष्ट बना है, सभी भोजन कर लीजिए। शुद्ध वाक्य की पहचान करें, दर्शक गणों से अनुरोध है, चित्र खींचो, मैंने किताब पढ़ी है और वह 9-2-11 हो गया है। आंसर दीजिए 196 का। तो भाई साहब चित्र खींचो बिल्कुल सही है, हम कह रहे हैं ना, सिंपल कह रहे हैं, चित्र खींचो यार, खींचो, बिल्कुल सही खींचो। दर्शक गणों से, ये गलत हो गया यार। दर्शक गण, दर्शक गणों से, दर्शक लिख दिया, गण लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब दर्शक लिख दिया तो गण क्यों लिखना? दोनों एक ही का मतलब, दोनों का मतलब एक ही होता है ना। गण का मतलब लोग, जनता, दर्शक का मतलब भी वही होता है, तो एक साथ नहीं आएगा, है ना। और यहीं पर लास्ट वाला भी दोस्तों थोड़ा गलत हो गया है, नो नहीं होगा, 9 होगा, ठीक है, 9। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 97 98 है। अन्न जल उठना मुहावरे का अर्थ है, अन्न जल उठना। तो अन्न जल उठने का मतलब क्या होगा? परेशान होना, मरना, गरीब, एकदम कंगाल हो जाना, बताइएगा।
तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर मिलने वाला है, यहां पर मिलने वाला है ऑप्शन नंबर यहां पर, जी हाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर मिलेगा आपको यहां पर ए, मरना, अन्न जल उठना, मरना, परेशान होना नहीं, गरीब होना भी नहीं, एकदम कंगाल हो जाना भी नहीं, अन्न जल उठना, रे यार उसका अन्न जल उठ गया ना, तो इसका मतलब मर गया है। 98 की बात करते हैं, 198 का, आंख, आठ आठ आंसू रोना। तो बताइएगा भाई साहब, किसी ने कभी आठ आठ आंसू रोए हैं? बताइएगा जरा, कोई झूठा रोना, शोक में रोना या फिर नोट। तो शोक में रोना दोस्तों इसका आंसर नहीं है। बताइएगा इन दोनों में से आप में से किसी ने आठ आठ आंसू किए हैं? या तो झूठा रोया होगा या पश्चाताप किया होगा, बताइएगा। तो किसी ने पश्चाताप किया होगा या फिर झूठा रोया होगा, घड़ियाली आंसू। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मिलेगा, पश्चाताप करना होता है। आठ आठ आंसू रोने का मतलब होता है बहुत पश्चाताप करना, बहुत ज्यादा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया है और 199 है, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? शान में रहना, ढोंग रचना, झूठी शान का दिखावा करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गुड़ तो खाता है लेकिन गुलगुले से क्या कर रहा है? परहेज कर रहा है। तो भाई साहब ये तो उल्टा हो दिया ना, तो क्या होगा इसका आंसर जरा बताइए। झूठी शान का दिखावा करना, शान में रहना, ढोंग रचना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी ही मिलेगा, ढोंग रचना। वैसा गुड़ तो खा रहा है लेकिन गुलगुले से उसे परहेज है, तो ढोंग रच रहा है और कुछ नहीं। नकार खाने में तूती की आवाज, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? नकार खाने में तूती की आवाज, सबको बराबर का मौका देना, बहुत तेज आवाज, बड़ों के सामने छोटे की बात नहीं माना जाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों मिलेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी मिलने वाला है, यानी बड़ों के सामने छोटों की बात नहीं माना जाना, ये यहां पर इसका सही आंसर है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो क्वेश्चन हो गए, ये यहां पर हो गए हमारे पूरे 200 क्वेश्चन हो गए हैं और 200 क्वेश्चन में हमने आपको ये डिस्कस करवा दिया है। तो देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये उत्तराखंड का संपूर्ण इतिहास वाली वीडियो देखनी है, ये डॉक्टर अजय रावत सर की क्लास है, ये हमने आपको कंप्लीट करवाई है। तो लगभग 1000 प्रश्न है, 1000 प्रश्नों में हमने संपूर्ण अजय रावत आपको कंप्लीट करवा दी है और यहां पर दोस्तों एक मैराथन के रूप में है। अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको पिन कर देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। और हाँ, नंबर भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में नीचे कि आपके कितने आए हैं। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। मिलेंगे नई वीडियो में।